हेलो फ्रेंड्स, आज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आपका टॉपिक है एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होती है और इसमें हम बात करेंगे कि एपीकल्चर किस प्रकार से किया जाता है और एपीकल्चर किसको कहते हैं। और एपीकल्चर में हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मधुमक्खी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे एपीकल्चर किसे कहते हैं। तो एपीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ एपीज मीन्स हनी बीज। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत हम मधुमक्खी की समस्त क्रियाओं और उससे प्राप्त उत्पादों के बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं। मधुमक्खी पालन से हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम यूनानी औषधियों या आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग करते हैं। जो मोम जिसे वैक्स कहते हैं और दूसरा आपका मधु होता है जिसे हम शहद कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मधुमक्खी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। तो मधुमक्खी और दीमक दोनों ही सामाजिक कीट हैं एवं बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कीट होती हैं जो हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते को आपने देखा होगा जिसे हाइव या कॉलोनी कहते हैं। इस छत्ते के व्यास की अगर बात करें तो 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का होता है जो जटिल मोम से बना होता है। ये छत्ते पेड़ों की शाखाओं, पुराने पेड़ों के खोखर, गुफाओं, टूटी फूटी इमारतों आदि में मिलते हैं। प्रत्येक छत्ते में हजारों छोटे छोटे षट्भुजीय कोष्ठक होते हैं, सेल्स होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर बात करें छत्ते में कोष्ठकों की रचना जो होती है ये अच्छे से अच्छे भवन निर्माता की भी समझ में नहीं आ सकती हैं। इतनी ज़्यादा एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अनेक कोष्ठकों में मधुमक्खियाँ खाद्य भंडार के रूप में बहुत सा मधु संचित रखती हैं और इसके अलावा अन्य कोष्ठकों में अंडों एवं शिशु प्रावस्थाओं का पालन पोषण करती हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर एंड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स श्रम विभाजन एवं बहुरूपता के बारे में देखें तो मधुमक्खी की कॉलोनी बहुत ही सुव्यवस्थित बस्ती होती है। इसके हजारों सदस्य एक ही परिवार में होते हैं। बहुरूपी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सदस्य आते हैं। केवल इसमें रानी मधुमक्खी होती हैं, नर होते हैं जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं और श्रमिक जिन्हें हम वर्कर कहते हैं। तो रानी मधुमक्खी की जो संख्या होती है वो सिर्फ 1 होती है और जो नर होते हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं इनकी संख्या लगभग 100 होती है। और इसके अलावा जो छोटी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं उनकी संख्या हजारों में होती है, यहाँ तक कि 60,000 तक हो सकती हैं एक छत्ते में। अब हम बात करते हैं कि रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, किस प्रकार का अपीयरेंस होता है। तो रानी मधुमक्खी यह कॉलोनी की सर्वश्रेष्ठ सदस्य होती है क्योंकि कॉलोनी का मूल अस्तित्व इसी के संदर्भ में होता है या इसी पर निर्भर करता है। सामान्यतः लगभग 5 वर्ष तक यह जीवित रहती है और अंडे देने के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करती हैं।
रानी मधुमक्खी का सिर्फ जो कार्य होता है वह अंडे देने का होता है। इसके अलावा उसका कोई भी कार्य छत्ते में नहीं होता है। इसलिए इसमें बहुत बड़े अंडाशय होते हैं और अंडाशयों की उपस्थिति के कारण इसका जो उदर भाग होता है वह बहुत बड़ा होता है और इसका शरीर एक श्रमिक मक्खी से लगभग 5 गुना बड़ा, मीन्स 15 से 20 मिमी लंबा और 3 गुना भारी होता है। इसके अन्य अंग जो होते हैं जैसे पंख, पाद, मुखांग, मस्तिष्क, डंक आदि कम विकसित होते हैं और लार एवं मोम ग्रंथियां इसमें नहीं होती हैं क्योंकि इसका वो कार्य ही नहीं होता है। और यहाँ पर यह ना तो उड़ सकती है और ना मधु या मोम बना सकती है। पोषण के लिए इसे पूर्ण रूप से श्रमिक मक्खियों वर्करों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका डंक जो होता है कम विकसित होते हुए भी क्रियाशील होता है और इसे यह सुरक्षा या डिफेंस के काम में ला सकती है, परंतु इसका प्रमुख उपयोग अंडरोपण ओविपोजिशन में करती है और अपने जीवन काल में यह लगभग 15 लाख अंडे देती है। टोटल अपने लाइफ स्पैन में 15 लाख अंडे देती है। एक दिन में सामान्यतः यह 1 से 3000 अंडे देती है, परंतु अंडारोपण केवल जनन काल हमारे देश में शरद ऋतु एवं बसंत में होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कभी किन्हीं भी कारणों से यदि रानी मधुमक्खी अंडे देने में सक्षम नहीं होती है या अंडे नहीं दे सकती है तो श्रमिक क्या करते हैं, इस मक्खी को छत्ते से बाहर कर देते हैं, भगा देते हैं और दूसरी रानी मधुमक्खी को इस छत्ते में ले आते हैं। अगर किसी भी कारण से वह भी रानी मधुमक्खी अंडे देने में सक्षम नहीं होती है या अंडे नहीं दे सकती है तो वर्कर्स फिर से उस रानी मधुमक्खी को वहाँ से फिर से भगा देते हैं और अगली रानी मधुमक्खी को लाते हैं, क्योंकि उसका प्रमुख कार्य अंडे देना ही होता है और अंडे देने का यदि वो कार्य नहीं कर पाती है या सक्षम नहीं होती है तो वर्कर्स उसे छत्ते में रुकने नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नर मक्खियाँ होती हैं, जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, इनकी संख्या या यह क्या करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो छत्ते की लगभग 100 नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं जो रानी से काफ़ी छोटी होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग कही जाए तो 7 से 15 मिमी होती हैं, परंतु हष्ट-पुष्ट होती हैं। इनमें उदर भाग कुछ चौड़ा, पाद लंबे, मस्तिष्क, पंख और नेत्र बड़े होते हैं। इनमें भी लार ग्रंथियाँ एवं मोम ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी कार्य मधु तथा छत्ते को तैयार करना नहीं होता है। इनमें उदर भाग कुछ चौड़ा होता है, अतः पोषण के लिए ये सभी श्रमिक मक्खियों पर निर्भर करती हैं या निर्भर रहती हैं। इनमें डंक भी नहीं होता है, अतः ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाती हैं। इनका एकमात्र कार्य रानी का निषेचन करना होता है। इनका सिर्फ कार्य क्या होता है, रानी मधुमक्खी को फर्टिलाइज्ड करना। अतः जनन काल में ये श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं इनका उपयुक्त पोषण करती हैं। जनन काल में श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं इनका उपयुक्त जो भी चाहिए होता है वो सभी चीज़ें इनको प्रदान की जाती हैं और ये प्रायः छत्ते के बाहर उन्मुक्त उड़ उड़ करके जनन काल में उत्पन्न नई युवा रानी मधुमक्खियों से संभोग करते रहती हैं। जनन काल के बाद ग्रीष्म ऋतु में जब रानी मधुमक्खी निषेचित हो जाती है तो जो भी नर रानी मधुमक्खी को निषेचित करता है उसकी वहाँ पर
मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो नर जो ड्रोन्स होते हैं इसके जननांग के फट जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा जो नर मक्खियाँ बच जाती हैं तो श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं नर मक्खियों को तिरस्कार करने लगती हैं या तिरस्कृत करने लगती हैं। और फिर जब तेज़ धूप या तेज़ गर्मी आती है तो इन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं, भोजन देना बंद कर देते हैं और फिर छत्ते से बाहर खदेड़ देते हैं, बाहर गिरा देते हैं। अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि तीसरी प्रकार की जो मधुमक्खी होती हैं जिन्हें हम श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं, ये नर मक्खियों से भी छोटी होती हैं। जिनकी लंबाई की बात की जाए तो 5 से 10 मिमी लंबी होती हैं, परंतु अपेक्षाकृत अधिक हष्टपुष्ट एवं कुछ गहरे रंग की होती हैं। पंख और मुखांग बहुत मजबूत होते हैं। पंख और मुखांग जो होते हैं इनके बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ान को तय करते हैं और इनका कार्य भी जो है हार्ड होता है, इसीलिए इनके पंख और मुखांग बहुत मजबूत होते हैं। पूर्ण शरीर पर घने रोम सदृश सूख, जिनको ब्रिस्टल्स कहते हैं, पाए जाते हैं। दूसरे से 5वें उदर खंडों के अधर तल पर एक एक जोड़ी जेबनुमा पॉकेट लाइक मोम ग्रंथियाँ वैक्स ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मक्खियाँ अपने मैंडिबल्स द्वारा खूब चबा चबा कर इससे नए कोष्ठक बनाती हैं, मीन्स छत्ते का निर्माण करती हैं। इन मक्खियों के पाद फूलों से पराग एकत्रित करने के लिए उपयोजित होते हैं। सभी पादों पर कड़े सूपों के पराग ब्रुश मीन्स पोलन ब्रशेज तथा तीसरी जोड़ी के मेटाथेरोक्सी पादों पर एक एक पराग डलियाँ पोलन बास्केट्स होती हैं। जब ये मक्खियाँ फूलों का रस चूसती जाती हैं तो इनके मुखांगों एवं सूकों से अनेक परागकण चिपक जाते हैं। पराग ब्रुशों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से छोड़ा छोड़ा कर परागकणों को पराग डलिया में एकत्रित कर लेते हैं। अत्यधिक सक्रिय जीवन होने के कारण श्रमिक मक्खियाँ केवल 2 से 4 महीने तक ही जीवित रहती हैं। कितने महीने तक जीवित रहती हैं? केवल 2 से 4 महीने तक ही जीवित रहती हैं। प्रत्येक मक्खी वयस्क बनने के साथ साथ पहले ही दिन से अथक परिश्रम में जुट जाती हैं, अतः इसकी कोई बाल्यावस्था नहीं होती है। आयु के साथ साथ इसके कार्य बदलते रहते हैं। बताया जाए तो प्रत्येक छत्ते की श्रमिक मक्खियों को निम्नलिखित रूप से 3 काल वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आपका है अपमार्जक या सफाई मक्खियाँ, जिसको स्कैवेंजर्स और सैनिटरी बीज कहते हैं। ये वयस्क होते ही पहले 3 दिन प्रत्येक श्रमिक मक्खी रिक्त कोष्ठकों की सफाई करती हैं। दूसरी उपचारिका या आया मक्खियाँ, जिसको नर्स और हाउस बीज कहते हैं, ये चौथे से 15वें दिन तक प्रत्येक श्रमिक मक्खी छत्ते के रख रखाव एवं शिशुओं के पालन पोषण से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। यहाँ पर बात करें चौथे से 6ठे दिन तक यह उपमाता या धाय की भांति बड़े शिशुओं को मधु एवं पराग का मिश्रण खिलाती है और कभी कभी यह छत्ते के आसपास के वातावरण का जायजा लेने, माहौल प्राप्त करने हेतु इसके चारों ओर उड़ती हैं। 7वें दिन इसकी मैक्सिलरी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। इन ग्रंथियों से एक शाही जेली, रॉयल जेली का श्रावण होता है। अतः जब श्रमिक मक्खी रानी युवा शिशुओं तथा उन बड़े शिशुओं को जिनका विकास भावी रानियों में होना है, उन्हें शाही जेली खिलाने का काम करती हैं। लगभग 12वें दिन की श्रमिक मक्खी को मोम ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। अतः अब मक्खी छत्ते की मरम्मत और नए कोष्ठकों का
निर्माण करने का कार्य करने लगती है। मोम ग्रंथियों से मोम की पपड़ियाँ स्रावित होती हैं। इन्हें मक्खी अपने बिचले दूसरी जोड़ी के पादों द्वारा खुरचकर मैंडिबल्स द्वारा चबाती है और लार में सान सान कर उपयोग में लाती हैं। पुराने कोष्ठकों की दीवार की टूट फूट एवं दरारों को भरने हेतु ये मक्खियाँ प्रोपोलिस नामक एक गोंद सदृश पदार्थ भी बनाती हैं। यह पदार्थ भोजन संग्रहकर्ता मक्खियों द्वारा पौधों से एकत्रित लार से बनाया जाता है। जो पौधों से क्या प्राप्त होता है? एक रार, जो राल होती है जिसको रेजिन बोलते हैं। यहाँ पर लार नहीं है, राल है, जिसे रेजिन कहते हैं, उससे बनाया जाता है। 12वें से 15वें दिन तक 3-4 दिन से इस जीवन काल में श्रमिक मक्खियाँ छत्ते की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित कर्तव्य या ड्यूटीज या काम भी साथ साथ निभाती हैं। जैसे प्रहर मीन्स देखभाल करना सैनिक मक्खियों के रूप में, और रानी मक्खी के अंगरक्षक के रूप में भी ये काम करती हैं। अब यहाँ पर हम अंगरक्षक की बात करें तो इस कर्तव्य में लगभग 50 मक्खियाँ हर समय रानी मक्खी को घेरे रहती हैं। इसके शरीर की सफाई और सुरक्षा करती हैं। इसके मल को छत्ते से बाहर निकालती हैं। समय समय पर इसे रॉयल जेली, शाही जेली खिलाती हैं तथा इसके द्वारा दिए गए अंडों को पृथक कोष्ठकों में पहुंचाती हैं। और सावंती मक्खियाँ, जिनको फैनिंग बीज कहते हैं, इनका काम होता है कि ये मक्खियों, अंडों एवं नन्हे शिशुओं को गर्म रखने तथा पंखों को बार बार फड़फड़ाकर छत्ते की दूषित वायु को बाहर निकालने का काम करती हैं। फिर भोजन खोजकर्ता, जिसको स्काउट बीज कहते हैं, ये भोजन संग्रहकर्ता मक्खियाँ लगभग 15 दिन की आयु के बाद प्रत्येक श्रमिक मक्खी अपने जीवन के सबसे कठिन काम में जुट जाती हैं। और उसका कठिन काम जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भोजन के नए स्रोत की खोज में या पहले से ज्ञात स्रोतों से जल, पुष्परस एवं पराग एकत्रित करके लाने हैं, तो यह बार बार छत्ते से दूर उड़ करके वापस आती है और यह पुष्परस के लिए छत्ते एवं स्रोत के बीच प्रतिदिन 7 से 15 चक्कर लगाती है। स्पष्ट है कि जल भी मधुमक्खी के लिए बहुत आवश्यक होता है और इसलिए एक कॉलोनी में प्रतिदिन 1-2 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की कमी हो जाए तो श्रमिक मक्खियाँ 1 से 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि श्रम विभाजन एवं विविध कर्मों या कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक छत्ते में 3-4 सबसे पुरानी या वृद्ध श्रमिक मक्खियों का एक नियंत्रक, कंट्रोलर दल या एक डायरेक्टर्स होता है, जो अन्य सभी मक्खियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखता है। भोजन के संग्रह की बात करें तो यहाँ पर भोजन की खोज एवं संग्रह हेतु श्रमिक मक्खियाँ छत्ते से उड़कर कई किलोमीटर तक चली जाती हैं और फिर छत्ते के पास वापस लौट आती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनमें मार्ग निर्देशन की अत्यधिक क्षमता होती है और इनमें गंध, स्वाद, दृष्टि, संवेदनाएं, समय ज्ञान अत्यधिक विकसित होते हैं। ये भोजन संग्रह के लिए ऐसे उपयुक्त समय पर ही उड़कर फूलों पर जाती हैं जब फूलों से इन्हें पुष्परस एवं पराग मिलना सुनिश्चित होता है। भोजन स्रोतों तक पहुंचने और फिर कुशलतापूर्वक वापस छत्ते में आने में ये मक्खियाँ फूलों की सुगंध, रास्ते के प्रमुख सीमा चिन्हों, यहाँ तक कि सूर्य की दिशाओं, वायुमंडलीय दशाओं आदि के मार्ग निर्देशन में सहायता लेती हैं। मधुमक्खियों में जो कम्युनिकेशन की बात करें, सूचना प्रसारण की बात करें, तो बहुत पहले से लोग जानते हैं कि जब कोई मधुमक्खी जो स्काउट मक्खी होती हैं भोजन के किसी नए स्रोत का पता लगाकर छत्ते में लौटती है तो शीघ्र ही
तो शीघ्र ही उसके बाद छत्ते से कई भोजन संग्रहकर्ता मक्खियाँ उसके साथ उड़ जाती हैं और स्वतंत्र रूप से वहाँ पर नए भोजन स्रोत के पास पहुँच जाती हैं। सदियों से वैज्ञानिक मधुमक्खियों में इस सूचना प्रसारण की विधि का पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्नेस्ट स्पाइटजाइनर ने 1788 में सबसे पहले बताया कि स्काउट मक्खियाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियों द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। इन गतियों को अब मधुमक्खियों के नाच बी डांसेज कहते हैं। सन 1946 से 1969 तक अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस ने मधुमक्खी के नाच की व्याख्या करने में सफलता पाई और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खियाँ दो प्रकार का नाच करती हैं, जिसे गोल नाच और दुम दोलनी नाच कहते हैं। गोल नाच, इस नाच में स्काउट मक्खी क्रमशः दाईं व बाईं ओर गोल गोल चक्कर काटती है। किस प्रकार से? इस नाच में स्काउट मक्खी जो होती है दाईं व बाईं ओर से गोल गोल चक्कर काटती है। ऐसे नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब किया जाता है जब नया भोजन स्रोत निकट हो, लगभग 36 से 75 मीटर की दूरी तक ही होता हो। इसमें स्रोत की दिशा की सूचना प्रसारित नहीं होती है। स्काउट मक्खी द्वारा लाई गई फूलों की सुगंध से ही भोजन संग्रहकर्ता मक्खियों का मार्ग निर्देशन हो जाता है और ये निर्दिष्ट फूलों तक पहुंच जाती हैं। दुम दोलनी नाच, स्काउट मक्खियाँ इस नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर 75 मीटर्स से अधिक दूर होता है। इस नाच द्वारा भोजन स्रोत की दूरी एवं सूर्य के संदर्भ में इसकी दिशा निश्चित की जाती है। पहले क्या होता है, स्काउट गाइड एक सीधी रेखा पर तेज़ी से चलती है, फिर इस रेखा के एक और अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर वापस इसी सीधी रेखा पर चलती है, फिर इस रेखा के दूसरी ओर अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर वापस सीधी रेखा पर चलती है। यही गति बार बार दोहराई जाती है। सीधी रेखा पर चलते समय यह उदर के पीछे अर्थात पुच्छ भाग को तेज़ी से दाएं बाएं हिलाती रहती है और साथ ही पंखों को फड़फड़ाकर एक मंद ध्वनि उत्पन्न करती है। सीधी रेखा पर मक्खी की गति की दिशा से सूर्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार भोजन स्रोत की दिशा का ज्ञान होता है। पूर्ण नाच की दर तथा सीधी रेखा पर चलते समय दुम दोलनी की दर एवं ध्वनि की तीव्रता से स्रोत की दूरी का ज्ञान होता है। और इस प्रकार मधुमक्खी में ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जो स्रोत छत्ते से सूर्य की ओर ना हो करके विपरीत दिशा में होता है। यदि यह गति नीचे से ऊपर की ओर होती है तो स्रोत सूर्य की दिशा में होता है। यदि स्रोत सूर्य की दिशा में किसी कोण पर है तो सीधी रेखा भी तदनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर ना हो करके उसी कोण पर होती है। नाच के समय भोजन संग्रहकर्ता मधुमक्खियाँ जो होती हैं स्काउट मक्खी को छू छू कर स्पर्श ज्ञान द्वारा स्काउट मक्खी के पंखों की फड़फड़ाहट की ध्वनि की श्रवण संवेदना द्वारा सूचना ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है मधुमक्खियों में। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक नए छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं एक ही रानी मधुमक्खी की संतानें होती हैं, लेकिन रानी मक्खी के अंडे दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो निषेचित अंडे होते हैं और कुछ अनिषेचित अंडे होते हैं। यह क्वेश्चन वहाँ पर उठता है कि जब यहाँ पर बात की जाए कि आखिर बाकी जो रानी मधुमक्खी होती हैं वो तो निषेचित अंडे से आ जाती हैं और बाकी जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो रानी मधुमक्खी यहाँ पर दो प्रकार के अंडे देती है, एक तो निषेचित प्रकार के अंडे देती है और दूसरी अनिषेचित प्रकार के अंडे देती हैं।
तो जो निषेचित होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और इनका भ्रूणीय परिवर्धन जो होता है संपुंसक रानी मधुमक्खी या नपुंसक श्रमिक मक्खियाँ बनती हैं। यहाँ पर जब फर्टिलाइज्ड होते हैं तो या तो अगर रानी बनेगी तो वह पूरी तरह से सपुंसक होगी और अगर श्रमिक होते हैं तो नपुंसक होंगी। संभवतः रानी मक्खी के शरीर से स्रावित एक पदार्थ एल्फा क्यूटोग्लूटेरिक अम्ल जो होता है, इसके प्रभाव से श्रमिक मक्खियाँ नपुंसक हो जाती हैं। किस अम्ल के कारण? एल्फा क्यूटोग्लूटेरिक अम्ल। दूसरी बात करते हैं अनिषेचित अंडे जो होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? जब ये अनिषेचित होंगे तो निषेचित के आधी संख्या होगी, मीन्स 16 होती है और इनके भ्रूणीय परिवर्धन से हमेशा नर मक्खियाँ अर्थात ड्रोन्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी तरह जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मधु जो होता है, यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं हमें प्रतिवर्ष लाखों किलोग्राम मधु तथा मोम प्रदान करती हैं और एक जो होता है लगभग 150 ग्राम भार के छत्ते से मधु के भंडारण हेतु लगभग उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 9100 मीन्स यहाँ पर कितने कोष्ठक होंगे? 9100, जिनमें 4 किलोग्राम तक मधु भरा हो सकता है। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम मधु बनाने के लिए एक भोजन संग्रहकर्ता मक्खी को 1 से 1.5 लाख बार जो होगा वो क्या करता है? पुष्प रस लाना पड़ता है। यदि फूल छत्ते से औसतन 1500 मीटर दूर हो, अर्थात एक बार पुष्प रस लाने हेतु तो भोजन संग्रहकर्ता को 3 किलोमीटर उड़ना पड़े, तो 1 किलोग्राम मधु बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 3,60,000 से 4,50,000 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के चारों ओर 8 से 11 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। अब आप सोचिए कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं कितना हार्ड वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? थोड़ा सा मेहनत करना है और आपको सफल हो जाना है। तो इस प्रकार से आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि औषधि के रूप में इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मोम का जो उपयोग होता है वह जैसे पेंट है, जूतों की पॉलिश है, औषधि बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों की जो सामग्री तैयार होती है। और यहाँ पर जो मधुमक्खी का विष जो होता है यह एक तेज अम्ल होता है जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं। जब यह रुधिर में पहुँचता है तो यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना देता है। अतः अन्य विषैले जंतुओं के दंश रुधिर छेड़ता जैसे एनीमिया, गठिया आदि कई रोगों, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों या कई प्रकार के नेत्र एवं चर्म रोगों, उच्च रुधिरचाप आदि के उपचार में इस विष का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको इससे ज़्यादा जानकारी, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक आपका जो है टारगेट क्वेश्चन है जो आपको हमें कमेंट में आपको आंसर भेजना है। मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम मीन्स प्राणी वैज्ञानिक नाम जिसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं वह क्या होता है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें।